हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो है ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टोपोग्राफी टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें नदियों के बारे में पढ़ लिया था, नदियाँ किस किस तरीके की स्थलाकृति बनाती हैं। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने ना स्थलाकृति की जगह भू आकृति विज्ञान मतलब भू आकृति कर दिया था। वो शायद मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था और मैंने वो भू आकृति कर दिया, पर मैंने स्क्रीन पे लिख दिया था कि वो गलती से हो गया था मुझसे। ठीक है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति। तो हमने देखा था कि नदियाँ किस किस तरीके की स्थलाकृति को बनाती हैं। ओके, और उसी में हम आगे बढ़ रहे थे कि डेल्टा कैसे बनता है, एस्चुरी कैसे बनती है। आज वहीं से शुरू करते हैं। मान लो ये नदी है, ठीक है, ये नदी आ रही है, ये नदी बह रही है। ठीक है, अब ये नदी बह रही है तो हमने पढ़ा था यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है ना। तो और ये अलग अलग तरीके से जब बीच बीच में अपना ये सिल्ट इकट्ठा कर देती है, जो अवसाद साथ में लेके आती है, वो अवसाद यहाँ पर जब जमा कर देती है, जमा करने के बाद में ये क्या करती है कि इधर इधर वितरिका में बंट जाती है। जब कई वितरिकाओं में बंटने लगती है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, नीले पेन से बनाती हूँ तो समझ में आएगा पानी। अब ये नदी बही, इधर एक वितरिका निकली, इधर एक वितरिका निकली, ऐसे ऐसे कई वितरिकाओं में ये बट गए। तो ये क्या हुआ, ये इसको कहते हैं वितरिका, वितरिका। ठीक है, इसको कहते हैं वितरिका। अब ये ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हाथ की उंगली, देखो ऐसे, देखो हाथ की उंगली की तरह फैला हुआ, पाँव की, पक्षी के पाँव की, मतलब पक्षी के पैर की तरह ऐसे दिख रहा है। किसी पक्षी के पैर होता है उसकी तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको पक्षीपाद भी कहते हैं। जैसे अगर इस तरीके से दिख रहा है तो पक्षीपाद, पक्षीपाद भी कहते हैं। ठीक है, पक्षी के पाँव की तरह दिखने लगती हैं जब वितरिकाएं, तो इसे पक्षीपाद भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यूएसए की मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा। ठीक है, पक्षीपात डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ा जो है वो है यूएसए की मिसिसिपी नदी द्वारा बनाया जाता है। ये हो गया हमारा वितरिका है। अब क्या है कि नदी जब अपने साथ में कई अवसाद इकट्ठे करके लाती है, जो अवसाद होता है उसको हम कहते हैं, अब वो क्या करती है, इतनी धीमी हो जाती है नदी, समुद्र के मुहाने पे आते आते और अपनी मतलब जहाँ वो डिपोजिशन करने लगती है, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, पानी ज़्यादा होता है और वो उसकी चाल क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे वो अपना गाद इकट्ठा करने लगती है, तो कहीं कहीं वो ज़्यादा अपना गाद इकट्ठा कर देती है। ऐसे मान लो ऐसे इकट्ठा कर दिया, तो इसके गाद को क्या कहते हैं, शिल्ट। शिल्ट अपना इकट्ठा कर देती है। तो जब ये शिल्ट इकट्ठा हो जाता है और इतना ज़्यादा मजबूत और इतना ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, तो इसको ये क्या बना देते हैं, ये नदी द्वीप बना देते हैं, नदी द्वीप बन जाते हैं, नदी द्वीप का रूप ले लेते हैं। तो अब ये नदी द्वीप, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र में जो नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली नदी द्वीप। एक्चुअली माजुली नदी द्वीप जो है वो पूरा एक जिला घोषित कर दिया गया है उसको, इतना बड़ा द्वीप बनाया है ब्रह्मपुत्र नदी ने। है भी बहुत बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा, माजुली जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता नहीं मतलब है ही, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, अब यहाँ हमने पढ़ा था कि मान लो इधर पहाड़ है, इसको मिटाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट में मिटाने के लिए ले लो, हाँ 1 मिनट वेट करिए। ये देखो, इधर भी पहाड़ है, इधर भी
पहाड़ है, ठीक है। तो या तो ये नदी जो है अपने या तो पहाड़ को काटे, है ना, या फिर क्या है अपना यहाँ डिपोजिशन कर दे, समुद्र में डिपॉजिट कर दे अपने सारे सिल्ट को, ठीक है। तो अब इतनी कमज़ोर नदी हो चुकी है, इतनी कमज़ोर नदी हो गई है कि यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ों को तो काटना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। फिर ये धीमे धीमे क्या होती है, अपने सारा डिपॉजिट क्या करती है, समुद्र में गिरा देती है। तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण होता है। ये भी काफ़ी मतलब हमारी ज़मीन को बढ़ाती है, हमारे लिए उपयोगी है एस्चुरी भी। तो अगर मान लो ये दोनों तरफ पहाड़ हैं तब तो एस्चुरी का निर्माण हो रहा है। मान लो एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पहाड़ है यहाँ नहीं है, तो क्या है ये पहाड़ को तो नहीं काट पाएगी, तो यहाँ पर तो ये एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करेगी, यहाँ अपना वो क्या कहते हैं शिल्ड को जमा करती रहेगी और यहाँ डेल्टा का निर्माण करेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी और यहाँ पर ये फैलता रहेगा, डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो इस तरीके का काम करती है, तो हमारे भारत में है गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी, जो क्या कहते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी ये क्या करती है, ये डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है, दोनों का निर्माण करती है। क्योंकि इसके एक साइड, अब जैसे ये भारत है, इस तरीके से मैं साउथ में ले लेती हूँ, ये भारत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर, यहाँ मान लो यहाँ ये महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है नदी यहाँ से महाराष्ट्र से निकलते हुए, तो इस साइड इसके पहाड़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ ये पूर्वी घाट है, तो यहाँ पर इस तरीके के पहाड़ हैं, ठीक है, इस तरीके के पहाड़ हैं। तो इसके एक साइड पहाड़ है और एक साइड पहाड़ नहीं है, तो जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ पर क्या करती है, डेल्टा बनाती है, जहाँ पहाड़ है वहाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है, वो गोदावरी नदी है, ठीक है। और जो सिर्फ एस्चुरी का निर्माण करती है वो हमारी है ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा, क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ है हमारा, पश्चिमी घाट पूरा एक सा है, ये कटा फटा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मतलब ऊंचा ऊंचा होता चला गया, लेकिन कटा फटा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसको काटने के लिए इसके अंदर से होके गुजरना पड़ता है, पहाड़ों के अंदर से होके गुजरना पड़ता है, तो क्या है, ये एस्चुरी बनाती है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी नदी है, ताप्ती और नर्मदा, वो एस्चुरी बनाती है, और दामोदर नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है भारत के अंदर, ठीक है। अब जब ये मुहाने पे अपने डेल्टा बनाती है, तो यहाँ मुहाने का पानी क्या होता है, खारा होता है, क्योंकि समुद्र के पानी से मिलता है, और जो नदियाँ पानी साथ में लेके आती है अपना, तो वो भी पूरा घूम घाम के आ रही है हर जगह से, तो वो एक जो भी चीज़ लेके आती है अपने साथ पे बहुत खारा पानी हो जाता है। जैसे मान लो जिस तरीके के हम अपने पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं खेतों में, वो सब पानी बटोरते हुए ऊपर की मिट्टी को बटोरते हुए ले चली आती है, तो पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और जब खारा हो जाता है और समुद्र के पास ही होता है, समुद्र का पानी भी खारा, दोनों मिल के क्या होता है, यहाँ लहरें जो होती है वो खारी हो जाती हैं। और खारे पानी में कोई नॉर्मल पेड़ तो जीवन यापन कर नहीं सकते, नॉर्मल पेड़ तो खराब हो जाएंगे, मतलब उगेंगे ही नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो खारे पानी में उगने वाले पेड़ होते हैं उनको हम कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं, मैंग्रोव पेड़, मैंग्रोव के पेड़ होते हैं। ये पता है कैसे होते हैं, ये ऊपर से ऐसे होंगे, जैसे ये पेड़ है ऐसे मतलब नीचे से मैं बता नहीं सकती, गमलों की तरह होते हैं। जैसे ऊपर ये पेड़ है, ठीक है, फिर बीच में ऐसा है, तो ये यहाँ से ऐसा, इस तरीके से इनका झाड़ होता है नीचे एकदम इस तरीके से, क्योंकि ये झाड़दार और ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ज़मीन को पकड़ने वाले, मजबूती देने वाले पेड़ होते हैं। और ये ज़्यादातर जीवन यापन अपना हमेशा जीवन यापन अपना किसमें करते हैं, खारे पानी में ही करते हैं। अब तो इसको क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा जो बना है
सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल में क्या है, मैंग्रोव के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर ही मैंग्रोव वनों में भी वैरायटी होती है। अब उस वैरायटी में एक पेड़ है, एक वैरायटी है सुंदरी, जैसे सुंदरी, वो भी मैंग्रोव ही पेड़ है जिसे कहते हैं सुंदरी। तो उसके नाम पे तो हमने पढ़ा था ना सुंदरवन डेल्टा, इसी सुंदरी के नाम पे पड़ा है सुंदरवन डेल्टा का नाम। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये सुंदरी भी मैंग्रोव के ही पेड़ हैं। तो ये कहाँ होते हैं, खारे पानी में। ठीक है, समझ में आ गया, खारे पानी में। अब हमारे यहाँ क्या, ये जो द्वीप हैं ये हमारे लिए उपयोगी, जैसे हमारे लिए डेल्टा उपयोगी है, एस्चुरी उपयोगी है, वैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्या होते हैं, ये नदी द्वीप भी होते हैं। क्योंकि जो सिल्ट लेके आ रही हैं नदियाँ अपने साथ में, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ज़्यादा हर तरीके की मिट्टी को मिक्स करके बना होता है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, नदी से बनने वाली जो आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कास्ट प्रदेश। कास्ट प्रदेश, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिर कास्ट प्रदेश शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारी वितरिकाएँ हो गई, ये जो वितरिकाएँ हो गई, नदी हमारी जो ऐसे ऐसे इधर वितरित हो रही है। अब नदी जैसे पहाड़ से उतरती है, मान लो ये पहाड़ है, तो जब नदी यहाँ से आ रही है ना, एकदम ढलान से जब नदी आ रही है, और ये ढलान से जो उतर रही है, बारिश होने लगी, मैं बारिश देख रही थी, तो ये जो ढलान से नदी उतर रही है, यहाँ पर भी क्या होता है, बड़े बड़े मोटे मोटे यहाँ पत्थर होते हैं, है ना। तो उन पत्थरों से क्या होती है, वो कई वितरिकाओं में कई जगह बट जाती है नदी, अपना अपना जो क्या कहते हैं, कई शाखाओं में वितरित हो जाती है। जब कई शाखाओं में वितरित होती है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, वो उन पत्थरों को अपने साथ नहीं ला पाती है, छोटे छोटे पत्थरों को अपने साथ लेके आती है। तो उस जगह जब वो पहाड़ से नीचे उतरती होती है और वो यंग होती है, बिल्कुल यंग अवस्था में होती है, तो उस यंग अवस्था को उसकी क्या कहते हैं, उस यंग अवस्था में जो वितरित होती है उसको हम कहते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, ठीक है, जो वहाँ से उतरती है उसको कहते हैं जलोढ़ पंख। अब हम क्या पढ़, तो हमारा नदी से बनने वाली स्थलाकृति खत्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं संप्राय मैदान के बारे में। संप्राय मैदान किस तरीके से नदियों के द्वारा बनता है। ठीक है, नदियाँ पहाड़ से उतरी, नदियाँ उतरी पहाड़ से, ठीक है, ऐसे उतरी और ऐसे बहने लगी। ठीक है, यहाँ बह रही है। अब क्या है, जब नदियाँ पहाड़ से उतरने के बाद नीचे आती है तो उनको साथ में ऊबड़ खाबड़ ज़मीन मिलती है। ठीक है, अगर मान लो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं ऊंचा, कहीं गड्ढा, कहीं ऐसा, तो क्या करती हैं नदियाँ अपने जल की जो जिस तरीके का उनका अपर्दन निक्षेपण जिस तरीके से करती हैं, वो उस ऊंची मिट्टी का काटते 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 उस मिट्टी को भरते, उस जगह को भरती जाती है जहाँ गड्ढे होते हैं, है ना। तो जहाँ गड्ढे वाली जगहों को भर देती हैं, उस ऊंची वाली जगह को काट काट के अपर्दन होता है, निक्षेपण हो करके वो उस जगह को भर देती है। ठीक है, और जब भर देती है तो वो पूरा एक सपाट मैदान की तरह हो जाता है, सपाट मैदान बन जाता है। और सपाट मैदान बनने को ही हम पढ़ते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश बिहार के एरिया में जहाँ से गंगा निकलती है, देखो वहाँ पर आसपास में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो वो किसके द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उस नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी ही है। तो वो क्या कर देती है, ऊबड़ खाबड़ जगहों को सपाट कर देती है, काट काट के गड्ढों को भर देती है, और जो ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ जगह होती है उनको एक सा कर देती है। वो किसका काम है, वो नदियों का काम है। उसी को हम कहते हैं संप्राय मैदान। संप्राय मैदान का निर्माण कौन करता है, नदी, नदी द्वारा काट छाट से बनता है। नदी द्वारा अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही संप्राय मैदान का निर्माण होता है। तो आज के लिए हम यही क्लास रखते हैं, छोटी सी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, देख लूँ जाके कुछ। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम करते हैं, उसमें पढ़ते हैं कास्ट प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कास्ट प्रदेश के बारे में।
थैंक यू सो मच।